अस्सलाम वालेकुम। बिफोर स्टार्टिंग वन थिंग आई वांट टू मेक क्लियर इज दैट क्योंकि आपका एग्ज़ाम टुमारो आई थिंक 24 आवर्स से लेस टाइम होगा जब ये वीडियो अपलोड होगी, तो आई वोंट बी गोइंग इन कंप्लीट डेप्थ, मतलब हर चीज़ को मैं डिटेल में कवर नहीं करूँगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले नोट्स पढ़ लें या साथ साथ खुद नोट्स पढ़ें ताकि आपको चीज़ों की समझ आती जाए। क्योंकि अगर मैं फुल डेप्थ में कवर करने लग जाऊँगा तो वो सारी चीज़ें आपकी कवर नहीं हो पाएंगी जल्दी, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है मिड टू के बाद वाला। तो अपने साथ साथ नोट्स पढ़ने या पहले से नोट्स पढ़ लेने हैं। मैं जो डेफिनेशंस हैं तो उनमें नहीं जाऊँगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके जो है ना उसमें वो मैं समझा दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक पहला हमारे पास टॉपिक क्या है, ये लॉजिक के अंदर ही आ जाता है, मोमपस वर्ड वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसको जल्दी से देख लेते हैं। इसमें बेसिक डेफिनेशन है कुछ की, नॉलेज बेस क्या होती है आपकी, और आपके इसके अंदर दो चीज़ होती हैं, एक आपके एग्जाम जो होते हैं सेंटेंसेज जो पहले से गिवन होते हैं, और फिर उससे आप इन्फ्रेंस रूल्स लगा के जो ड्राइव कर सेंटेंसेस को ड्राइव करते हैं। नॉलेज बेस एजेंट क्या होता है, जो आपका नॉलेज बेस को यूज़ करते हुए टेल कर सकता है और आस्क कर सकता है। टेल मतलब न्यू सेंटेंसेस ऐड कर सकता है, आस्क मतलब वो के बी से पूछ के कुछ डिसीजंस ले सकता है। फॉर एग्जांपल, हाँ ये भी कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं यहाँ पे, आप याद कर लें, इसको मेमोराइज़ करने वाली चीज़ें। वॉम्पस वर्ल्ड के अंदर आपके पास ये चीज़ें हैं जो हमारे मिड वन में हमने पढ़ी थी, तो हो सकता है इसका क्वेश्चन आ जाए आपका कंबाइन, जहाँ पे आपसे वो पूछ सकता है कि परफॉर्मेंस मेजर्स क्या होंगे यहाँ पे। जिस तरह वॉम्पस वर्ल्ड के अंदर 1000 गोल्ड मिलता है अगर पिकअप करें, 1000 फॉर गोल्ड पिकअप, मतलब अगर आपके पास गोल्ड पिकअप हो तो आपके 1000 पॉइंट्स इंक्रीज़ होते हैं, -1000 होता है अगर आप पिट के अंदर फॉल करें या ईटन बाय वॉम्पस। तो इस तरह एक्चुएटर्स, इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड जो मूवमेंट्स हमारी होती हैं वो एक्चुएटर्स होते हैं। परसेप्ट्स क्या होते हैं इसमें, अच्छा फाइव स्टेंच क्या होता है, स्टेंच आपका वॉम्पस नियर बाय अगर होता तब आता है, ब्रीज आपका तब आता है जब आपका पिट नियर बाय हो, और ये सिग्नल्स कब आते हैं जब आपके एडजेसेंट्स में हो, डायगनल्स में नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका यहाँ पे पिट है तो यहाँ पे ब्रीज होगा कि नियर बाय आपका वो, ये अगर यहाँ पे आप आएंगे आपको यहाँ पे ब्रीज मिलेगा। ब्रीज का मतलब क्या है कि आपका राइट या कहीं भी नियर बाय लेफ्ट राइट अप डाउन में आपका एक पिट है। यहाँ पे ऊपर स्टेंच प्लस ब्रीज क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका नियर बाय वॉम्पस भी है, स्टेंच उसकी वजह से आ रहा है और पिट की वजह से ब्रीज आ रहा है। तो इसमें बेसिक आप वर्किंग देख लें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका एजेंट एक जगह से स्टार्ट होता है फिर वो इन्फर करता है कि आपके यहाँ पे स्टेंच है और यहाँ पे ब्रीज है, तो वो यहाँ से देखेगा कि अगर तो यहाँ पे कोई भी उसको स्टेंच नहीं मिलती तो वो कहेगा कि यहाँ पे जो उसके पास 1 2 कोऑर्डिनेट्स है 2, वहाँ पे वॉम्पस नहीं है, तो वो इन्फर करके फिर वो सेफ़ उसको कंसिडर करके वहाँ पे मूव कर जाता है। इस तरह करना है, ये बेसिक वर्किंग है इसकी। उसके बाद लॉजिक्स में आ जाता है। लॉजिक्स के अंदर आपके पास सिंटेक्स होता है, रूल्स और सेमेटिक्स होता है आपका बेसिक मीनिंग। मॉडल्स क्या होते हैं, ये बेसिकली पॉसिबल वर्ड्स होते हैं। इफ़ अल्फ़ा इज़ ट्रू इन मॉडल एम वी से दैट एम सेटिस्फाइज अल्फ़ा, जिसको हम लिखते हैं ऐसे, ये इंटेल्स का सिंबल है, ए एम इंटेल्स अल्फ़ा। इंटेल्स को हम थोड़ा आगे एग्जांपल के साथ समझेंगे। A sentence alpha entails beta if and only if every model where alpha is true beta is also true। इसका ये मतलब है कि आपका ये पूरे ऑल मॉडल्स हैं हमारे, इसके अंदर आपके पास अल्फ़ा है तो ये इसका सबसेट होगा बेसिकली। ये हम आगे एग्जांपल में समझेंगे क्या होता है। आज की पास पेपर क्वेश्चन है वहाँ पे आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे साउंडनेस और कंप्लीटनेस है, इसको भी आप याद कर लें। बेसिक मतलब साउंडनेस का क्या है कि अगर आपके पास एल्गोरिथम आई कहता है कि अल्फ़ा सच है तो वाकई में सच होना चाहिए, और कंप्लीटनेस क्या है कि अगर आपका अल्फ़ा असल में सच है तो एल्गोरिथम आई इतना काबिल होना चाहिए। इसकी एग्जांपल समझते हैं। अगर आप कहते हैं कि सॉफ्टवेयर किसी को कहता है कि आपको डिजीज़ है, एल्गोरिथम ने बताया, तो वाकई में पेशेंट को डिजीज़ होना चाहिए, ये साउंडनेस है कि आपका सॉफ्टवेयर ने डिटेक्ट किया और असल में भी होना चाहिए। और कंप्लीटनेस क्या है कि 10 लोगों को बीमारी है रियलिटी में, तो सॉफ्टवेयर भी उसको ढूंढ पकड़ लेना चाहिए उसको। तो बेसिकली ये एक दूसरे को उलट है। ये बस आपको इसकी एग्जांपल में दिया था कि आपको समझ आ जाए, वैसे आपने इसको मेमोराइज़ कर लेना। साउंडनेस ये होती है और इंटेलमेंट्स ये होती है डेफिनेशन, ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव के अंदर ये चीज़ें आ जाए, मैं ऊपर ऊपर से डिस्कस करूँ, बाकी अपने नोट्स को इसको इन डेप्थ में पढ़ लेना। ओके, उसके बाद आपके पास प्रोपोजिशनल लॉजिक के अंदर सिंटेक्स आपका क्या होता है। सिंटेक्स हम उसको बीएनएफ बोलते हैं। बेसिकली आपका सिंटेक्स जो डिफ़ाइन करती है वो बीएनएफ होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लिखो सेंटेंस एंड सेंटेंस, ये आपका बीएनएफ रूल आपका सिंटेक्स बताता है, लेकिन आप यहाँ पे एंड पी एंड ये नहीं लिख सकते क्योंकि ये सिंटेक्स ही गलत है। तो बेसिकली बीएनएफ कोई अलाउ नहीं करता, तो बीएनएफ आपका बेसिक सिंटेक्स जो डिफ़ाइन करता है वो है। अब लॉजिकल कनेक्शंस देख लेते हैं। नेगेशन है, कंजंक्शन है, डिसजंक्शन है, इम्प्लीकेशन है, बाई कंडीशनल है। तो ये आपके
कैसे इनको पढ़ते हैं वो लिखा हुआ है बेसिक, और इनका नेम लिखा हुआ है। इनकी प्रेसिडेंस याद कर लें, नॉट की सबसे हाईएस्ट होती है और बाई कंडीशनल जो है इफ़ एंड ओनली इफ उसकी सबसे कम होती है। इम्प्लीकेशन की आपको वो इक्वलेंट फॉर्म भी आनी चाहिए। पी इम्प्लाइज क्यू इज़ बेसिकली नेगेशन पी और क्यू, ये वाली फॉर्म, क्योंकि जब आप सी एन एफ के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो वो वहाँ पे बहुत ज़रूरी होगी। ये ट्रुथ टेबल्स हैं हर आपके पी एंड क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू सबके, ये भी आप मेमोराइज कर सकते हैं। टर्मिनोलॉजी फॉर इम्प्लीकेशन, ये भी कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है कि आप कन्वर्स क्या होता है। बेसिकली पी इम्प्लाइज क्यू का कंक्लूजन कन्वर्स होगा क्यू इम्प्लाइज पी, कॉन्ट्रापॉजिटिव होगा इन दोनों का नेगेशन। मे बी एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव पार्ट के अंदर ये चीज़ आ सकती है कि पी इम्प्लाइज क्यू का कॉन्ट्रापॉजिटिव या कन्वर्स क्या है। ओके, लॉजिकल इक्वलेंस एंड वैलिडिटी, यहाँ पे आपके पास कुछ रूल्स हैं। कम्युनिटी कम्यूटेटिविटी क्या होती है, एंड होता है, और एसोसिएटिविटी इन एंड, और वो सारी चीज़ें ये भी आपको मेमोराइज करनी है। उसके बाद वैलिडिटी, सेटिस्फाइबिलिटी और अनसेटिस्फाइबिलिटी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के परस्पेक्टिव से। वैलिड क्या होता है कि आपका ट्रुथ टेबल जब आप ड्रॉ करें, जैसे पी एंड नेगेशन पी का ट्रुथ टेबल में बनाऊँ, तो इसमें सारी रिजल्ट्स हैं वो ट्रू आएंगे, तो वो वैलिड होगा। सेटिस्फाइबल क्या होता है कि आपका एटलीस्ट वन जो है वो ट्रू हो। जिस तरह पी एंड क्यू में आपके पास आता है कि ट्रू व्हेन बोथ आर ट्रू, एक जगह पे आपका ट्रू होता है, राइट, ट्रुथ टेबल अगर आप बनाएं तो। और अनसेटिस्फाइबल क्या होता है कि ट्रू इन नो मॉडल, ऑलवेज फॉल्स। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, स्मोक इम्प्लाइज स्मोक, आपने इनको वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना है, पी इम्प्लाइज पी। जब आप इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो आपको टोटोलॉजी मिलेगी, यू कैन चेक दैट, आप कंफर्म कर सकते हैं ट्रुथ टेबल बना के। उसके बाद इसी तरह कुछ और चीज़ें गिवन है, उसके भी आप ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो आप कंफर्म कर सकते हैं। इन बेसिकली वर्ड्स को वेरिएबल्स में कन्वर्ट करके उसको चेक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है डिडक्शन थ्योरम। इसमें क्या है कि अगर आपका के बी एंटेल करे अल्फ़ा को, तो यहाँ पे आप इसका दूसरा मेथड से इसको चेक कर सकते हैं। आप इसको अल्फ़ा को नेगेशन अल्फ़ा करके चेक कर सकते हैं कि अगर वो अनसेटिस्फाइबल है तो वो इसको प्रूव कर देगा। तो आपने इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास के बी में गिवन है पी इम्प्लाइज क्यू एंड पी, तो वी वांट टू प्रूव दैट अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू, मतलब कि के बी इंटेल कर रहा है क्यू को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम थ्योरम अप्लाई करेंगे। थ्योरम में क्या है, के बी एंड नेगेशन अल्फ़ा, तो हमारा जो अल्फ़ा है वो बेसिकली क्यू है, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले हम हाँ फार्मूला रेस्ट करने के लिए कन्वर्ट करेंगे उसको, जो यहाँ पे गिवन है ये लगा देंगे यहाँ पे। उसके बाद हमने उसको पी इम्प्लाइज क्यू को उसकी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पी इम्प्लाइज क्यू इज़ नेगेशन पी और क्यू, तो अब यहाँ पे नेगेशन पी और क्यू आ गया और साथ एंड आ गया, पी एंड नेगेशन क्यू। पी एंड नेगेशन क्यू कहाँ से आया, हमारे पास जो क्यू है वो अल्फ़ा है, राइट, यस क्यू इज़ अल्फ़ा। तो यहाँ पे हम उसको खुद ही बता रहे हैं कि यहाँ पे हम उसको नेगेशन क्यू करते हैं। जब हम पी एंड नेगेशन क्यू करेंगे, हमें उसको प्रूव करना है कि अगर वो अनसेटिस्फाइबल हुआ तो दैन इट्स ट्रू। तो अब हम यहाँ पे नेगेशन पी और क्यू करके ले हैं, तो हम यहाँ पे मॉडस पोनेंस अप्लाई करेंगे। तो वी हैव क्यू एंड नेगेशन क्यू एट द सेम टाइम, दिस इज कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रडिक्शन जब आप क्यू एंड नेगेशन क्यू करते हैं। हाँ, यहाँ पे नेगेशन पी और क्यू है एंड पी है, तो इसको जब हम मॉडस पोनेंस लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्यू आ जाएगा, और इधर भी क्यू आया आपके पास, मतलब कि इस पार्ट से आपको क्यू मिला और ऑलरेडी आपके पास नेगेशन क्यू है। जब आप इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो आपको मिलेगा कॉन्ट्रडिक्शन अनसेटिस्फाइबल, तो हमने प्रूव कर दिया क्योंकि ये अनसेटिस्फाइबल है तो दैट इज़ ट्रू। ये बेसिकली आपका डिडक्शन थ्योरम है। तो आपने बेसिकली जो आपका अल्फ़ा होगा उसको नेगेट कर देना है और के बी के साथ एंड कर देना है, और आपको देखना है उसको ट्रुथ टेबल बना के कि वो अनसेटिस्फाइबल है कि नहीं। सी एन एफ कन्वर्जन फ्रॉम स्लाइड। सी एन एफ क्या होता है, आपके पास आपने एम्प्लॉयज़ ख़त्म करके एंड लाना होता है, तो आप स्टेप्स इसके यूज़ करते हैं। पहले तो आप एम्प्लॉयज़ को ख़त्म करते हैं, फिर अगर कोई नेगेशन हो रही है वो करते हैं, ये मॉर्गन लॉ वगैरह जो सारे लॉज हैं वो अप्लाई करके फाइनली डिस्ट्रीब्यूट करके आप फाइनल सी एन एफ जो है वो ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसकी आपको प्रैक्टिस खुद से करनी पड़ेगी और फिर आपको समझ आ जाएगी। बेसिक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस अपने स्टेप्स याद रखने के पहले अपने एम्प्लॉयज़ को ख़त्म करना है, फिर आपने जो डिफरेंट लॉज रख रहे हैं वो करके आखिर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है एंड को और को हैंड के ऊपर। उसके बाद मॉडल चेकिंग एंड सैम्पल क्वेश्चंस, इस पर इन्फ्रेंस रूल्स आई थिंक आते हैं, वो किधर है, ये भी एक पासिव में क्वेश्चन है सी एन एफ कन्वर्जन का।
तो इसके स्टेप्स में पहले हमने इम्प्लीकेशन को ख़त्म किया, फिर हमने नेगेशंस को इन्वर्ट पुश किया, मतलब बाहर जो नेगेशन है उसको अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, इन्फ्रेंस रूल्स और लॉजिक रूल्स ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने याद करने के। अगर आपके पास ए अल्फ़ा मतलब ए इम्प्लाइज बी कर लेते हैं, ए इम्प्लाइज बी हो और बी हो, तो मॉडस पॉइंट्स के थ्रू आपके पास रिजल्ट आता है, सॉरी एल्फ ए हो बी, तो इन दोनों अगर आपके पास दो प्रेमिसेस ये हों तो आपका रिजल्ट आता है बी। इस तरह करके आपके सारे रूल्स याद करने हैं, एंड रिडक्शन एंड एलिमिनेशन। और एडिशनल रूल्स हैं जो आपके यूज़ हो सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आता है जो है आपका प्रूव करने का। आपको कुछ प्रेमिसेस दिए जाएंगे और आपने प्रूव करना होगा। तो यहाँ पे अपने अपने प्रेमिसेस को लिख लेना है, पी इन क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू, और ये तीन प्रेमिसेस आपको दिए। सबसे पहले आप एंड एलिमिनेशन अप्लाई करेंगे 1 के ऊपर, तो आपके पास खाली पी आ जाएगा। एंड एलिमिनेशन में बेसिकली आपके पास 2 गिवन हो तो आप इसमें से एक को निकाल लेते हैं। फिर 2 और 4 के ऊपर आपने मॉडस पॉइंट्स अप्लाई करना है। 2 में आपके पास क्या, पी इम्प्लाइज आर पी, तो मॉडस पॉइंट्स में हमने पढ़ा था हमारे पास जो आता है रिजल्ट, तो हमारे पास पी है, पी इम्प्लाइज आर है, तो आर आ जाएगा, राइट। उसके बाद हमारे पास एंड एलिमिनेशन ऑन 1, और इस तरह करके आपने आखिर में जो आपको प्रूव करने को दी है वो आपने डिड्यूस कर ले आना है, ठीक है। इसी तरह और एग्जांपल यहाँ पे हुई नहीं है, ये सिंपल प्रूफ था। उसके बाद आपके पास आता है रेजोल्यूशन थ्योरम CNF के साथ। इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास बेसिकली इसके स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला कर लेते हैं बेसिकली, एक सेकेंड, लेट मी सी कोई एग्जांपल अच्छी वाली। यस, नहीं ये वाली, हाँ ये देख लेते हैं। आपके पास ये 3 प्रेमिसेस गिवन है, आपको गोल प्रूफ करना है, तो आपका पहला स्टेप होता है आपके जो क्लॉजेस हैं वो लिख लें, उसको CNF में भी कन्वर्ट कर लें। अब ये P इम्प्लाइज RS का CNF में कन्वर्ट कर लिया। और क्लॉज 4 जो आपका आखिरी होता है ना, वो हमेशा आपने जो एक्स्ट्रा क्लॉज लिखना है वो आपका गोल की निगेशन होती है, ठीक है। ये 4 क्लॉज आपने लिख लेने, फिर आपने दोबारा से रूल्स अप्लाई करने, जिस तरह Q एंड R है। और हाँ, ये Q एंड R हमारे पास कैसे आया, ऊपर हमने Q एंड R रिजॉल्व किया है हमने। हाँ, इन दोनों को हमने जो कंबाइन किया तो P कैंसिल हो जाएगा, Q और R आ जाएगा, राइट। इस तरह करके आपने वर्किंग करके फाइनली आपने R लेके आना है, ठीक है। और लास्टली आपने क्या करना है, R और नेगेशन R इन दोनों को करके एम्प्टी कर देना है। बेसिकली आपका जो गोल है उसकी नेगेशन आपने शुरू में लिखनी है, और आपका पर्पस क्या है, आपने एंड में गोल ही लेके आना है, ताकि गोल और गोल की नेगेशन आपस में कैंसिल हो जाए। ये रेजोल्यूशन होता है। बेसिकली रेजोल्यूशन में क्या होता है, जो चीज़ आपने प्रूव करनी है R, आपने उसकी नेगेशन लिख लेनी है, और फिर आपने R लेके आना है एंड में स्टेप्स करके, ताकि आप उन दोनों को सॉल्व कर सकें। ये आपके स्टेप्स हैं। तो हमने आखिर में R लेके आ गए बाय डूइंग ऑल द स्टेप्स एज मैंने एक्सप्लेन किया। एक स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया, बाकी भी आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। तो बेसिक यही है मेन चीज़, आपने क्लॉजेस सारे लिख लेने, आखिर में गोल की नेगेशन लिख लेनी है, और गोल को लेके आना है, और फिर उन दोनों को रिजॉल्व कर देना है, मतलब कैंसिल कर देना, ठीक है। ये रेजोल्यूशन थ्योरम है। ओके, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में आपकी कुछ बेसिक डेफिनेशन हैं, वो आप याद कर लें। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, यहाँ पे डेफिनेशन सारी लिखी हुई हैं। जो आपके FL एलिमेंट्स हैं वो भी यहाँ पे गिवन है। यस, इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं आपकी ट्रांसलेशन। आपको एक सेंटेंस इंग्लिश में दे देंगे और वो उसको बोलेगा कि आपने उसको कन्वर्ट करना है। जिस तरह यहाँ पे ऑल किंग्स आर पर्सन, तो ऑल फॉर ऑल आपका जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है वो यूज़ होगा। और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट पॉसिबिलिटी आ सकती हैं, इसका एक ही आंसर नहीं होता। तो यहाँ पे सिंपल आप इसको फंक्शन बना सकते हैं ऑफ एक्स, कि एक्स हमारे किंग के अंदर जा रहा है और पर्सन के अंदर जा रहा है, और एक्स में आपके पास डिफरेंट किंग भी डिफरेंट हो सकता है, पर्सन भी डिफरेंट हो सकता है। तो वो एक्स आपका बेसिकली कोई भी इंसान, तो इस तरह करके नेम है किसी बंदे का, ठीक है। तो ये इस तरह करके आपने क्वांटिफायर्स का यूज़ करते हुए, अगर आपके पास सम पर्सन है तो देयर एग्जिस्ट वाला क्वांटिफायर यूज़ होगा। अगर आपके पास फॉर ऑल लिखा हुआ है तो वहाँ पे फॉर ऑल वाला क्वांटिफायर यूज़ होगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हुई हुई है इसकी सॉल्व, आप वो ट्राई करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि
कैसे हमने इनको कन्वर्ट करना है। बाकी मैं खुद से भी शेयर कर दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। पास पेपर्स के अंदर भी हुए होंगे कुछ, वो आप देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कैसे हम इंग्लिश टू क्वान्टिफाई उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं। और उसका रिवर्स भी क्वेश्चन आ सकता है। बाकी इसके अलावा FOL के अंदर बेसिक जो डिफरेंट जो मुश्किल टॉपिक्स थे वो तो एक्सक्लूड हो गए। जिस तरह वो हमने इन्फ्रेंस करनी होती है और वो यूनिफिकेशन चीज़ें, तो ये तो बेसिक है। ये आपको कुछ एग्जांपल्स आप जब करेंगे ChatGPT से आपको समझ आ जाएगी। ओके, हाँ ये पास पेपर का क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं प्रैक्टिस के तौर पे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है मशीन लर्निंग के फंडामेंटल्स। ओके, सो लर्निंग क्या है कि आप अपने एजेंट या कोई भी चीज़ की परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर रहे हो और आपके पास मेमोरी क्या है, आपका सारा जो सिंपल आपने जो परफॉर्म किया है उसकी आपके पास मेमोरी हो। और एग्जैक्ट मैच के थ्रू ये इसके प्रेडिक्शन की डिफरेंट टाइप्स हैं। एग्जैक्ट मैच आपका कैसा आता है, आपको पता है कि जब हमारा मून और यस था और स्नो थी तो हमने ड्राइव किया, तो यहाँ पे वो प्रेडिक्ट करेगा कि अब भी ड्राइव होगा। फिर डिफरेंट प्रेडिक्शन की टाइप्स होती हैं, एवरेजिंग करके आप प्रेडिक्ट करते हैं। आप देखेंगे कि मेजॉरिटी 5 वॉक्स हैं 2 ड्राइव्स हैं, तो यहाँ पे प्रेडिक्शन आप करोगे वॉक। इसी तरह डिफरेंट आपकी जर्नलाइजेशन वाली टाइप है, यहाँ पे आपने प्रेडिक्ट करना है। तो आप कैसे करोगे प्रेडिक्ट, आप प्रेडिक्ट करोगे कि वॉक होगा क्योंकि रेनिंग है, क्योंकि जब भी रेन हुआ तब वॉक था। या डिफरेंट आप कर सकते हो कि ड्राइव होना है क्योंकि मंडे है, क्योंकि जब भी मंडे था तब ड्राइव था। तो प्रेडिक्शन आप करते हो बेसिकली बेस्ड ऑन प्रीवियस इनपुट्स एंड आउटपुट्स। आपकी लर्निंग की 4 टाइप्स हैं, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, सेमी सुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज क्या है, क्या लेबल इनपुट एंड आउटपुट पेज होते हैं, और अनसुपरवाइज क्या नो लेबल्स फीडबैक। सेमी सुपरवाइज फ्यू लेबल्स होते हैं और मैनी अनलेबल्ड होता है। और रीइंफोर्समेंट में आपके पास रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट होती है। सुपरवाइज लर्निंग डिटेल्स। ओके, क्लासिफिकेशन हमारी डिस्क्रीट, क्लासिफिकेशन में हमारे पास डिस्क्रीट होते हैं वेरिएबल्स, यानी कि फाइनाइट सेट ऑफ क्लासेस, 0 1 लॉस एरर 0। और रिग्रेशन के अंदर हमारे पास कंटिन्यूस होते हैं। ओके, उसके बाद सुपरवाइज लर्निंग यूजेस लेबल ट्रेनिंग डाटा एंड अनसुपरवाइज यूजेस अनलेबल्ड डाटा। तो ये बेसिक आपको डिफरेंसेस आने चाहिए। अब आते हैं काम की चीज़ पे। ये अब जो टॉपिक्स आ रहे हैं ना, ये आपके बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट होंगे आई थिंक। एक क्लस्टरिंग का सवाल और एक एन में से भी मल्टी का और सिग्मोइड के रेट, हाँ डेल्टा रूल, हाँ वो चीज़ हम देखते हैं आगे। तो पहले क्लस्टरिंग कर लेते हैं। क्लस्टरिंग के अंदर आपके पास 2 टाइप्स हैं, के मीन्स और के मीडियट। जब आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं क्लस्टरिंग के अंदर, तो वहाँ पे आपके पास 3 मेथड्स होते हैं, एक यूक्लिडियन, मैनहट्टन और तीसरा स्टॉपिंग क्राइटेरिया। आप कैसे निकालते हैं कि आपने कब रुकना है, कि आपके पास जब रीअसाइनमेंट ना हो रही हो क्लस्टर स्कीम, आके देखेंगे ये क्या होता है। यस, यहाँ पे हम एग्जांपल करते हैं फिर हमें समझ आएगी। आपके पास के मीन्स क्लस्टरिंग के अंदर कुछ आपको पॉइंट्स, डाटा पॉइंट्स दिए जाएंगे और कुछ सेंट्रोइड्स दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, हम यहाँ पे यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज़ करेंगे कैलकुलेशंस के लिए। और अब हम आगे पहले हमने क्या करना है, जितने भी हमारे पास पॉइंट्स गिवन है ना, हमने उनको लिख लेना, ठीक है। फिर हमने उनका डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम ईच सेंट्रोइड। C1 से डिस्टेंस निकालना है C2 से, फिर जिसके वो करीब होगा वो हमने उसको क्लस्टर असाइन कर देना है। लेट मी गेट द कैलकुलेटर ताकि मैं आपको समझा सकूँ। यस, अब आपने कौन सा डिस्टेंस अप्लाई करना है, यूक्लिडियन डिस्टेंस अप्लाई करना है। तो एक आपको पॉइंट करके दिखा देता हूँ, ये वाला आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इसका डिस्टेंस निकालना है 5,7 वाले सेंटर से। तो आप यूक्लिडियन डिस्टेंस में क्या करते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम करेंगे x2 क्या होगा हमारा 5 होगा, 5 माइनस इस पॉइंट का 1, इनका स्क्वायर लेंगे, प्लस आता है आई थिंक बीच में, यस, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आंसर क्या है 7.2। तो ये डिस्टेंस है आपका पॉइंट 1 का सेंटर से। इसी तरह पॉइंट 2 से निकाल और सेंटर 2 से निकाल लेना है, और जिसके भी करीब होगा, ये तो इसके ऊपर ही है, तो ये सेंटर C1 में साइन हो जाएगा, मतलब पॉइंट 1 और सेंटर 1 एक ही जगह पे।
फिर इसी तरह आपने R2 पे कर लेना है, पॉइंट 2 आपका, उसका दोनों डिस्टेंस निकाल लेना सेंटर 1 सेंटर 2 से, जिसके भी वो करीब होगा, इसके करीब है सेंटर 1 के, सेंट्रोइड 1 के, तो इसको असाइन कर देना है। टाई आता है तो आप किसी को भी असाइन कर सकते हैं, लेकिन वो हो सकता है टाई आएगा तो वो रूल बता देगा कि क्या करना है आपने। इसी तरह आपने सारों को असाइन कर देना डिस्टेंस कैलकुलेट करके। फिर आपने क्या करना है, जब आपके असाइन हो जाएंगे आपने अपने सेंट्रोइड्स, ये सेंटर्स को अपडेट करना है नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर। तो अब सेंटर्स को अपडेट किया, वो कैसे अपडेट करना है कि जो जो पॉइंट असाइन हुआ है ना, उनको आपने ऐड करके उसको एवरेज ले लेना है। फॉर एग्जांपल आपके पास क्लस्टर 1 के अंदर हमने 3 असाइन किए ना, इन्होंने स्लाइड्स के अंदर वो इस वाले को क्लस्टर 2 में असाइन कर लिया, तो तुम कंसिडर करते हैं कि 2 में, ठीक है। तो 1 के अंदर आपके पास पहले 2 पॉइंट्स हैं, तो इसका एवरेज क्या होगा, 1 और 1.5 को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, और 1 और 2 को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो ये नया सेंट्रोइड आ गया आपके पास C1। इसी तरह C2 निकालेंगे, C2 में आपके पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं, R3 से लेके R7 तक, तो इन सारे एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइड बाई 5 क्योंकि 5 पॉइंट्स हैं, और सारे वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइड बाई 5 क्योंकि 5 पॉइंट्स हैं। तो आपके नए सेंट्रोइड्स ये आ गए। अपने सेम प्रोसेस करना है विद दीज न्यू सेंट्रोइड्स, डिस्टेंस निकाल लेना इनका पॉइंट से, और ये प्रोसेस आपने करके तब तक करते जाना जब तक आपके क्लस्टर असाइनमेंट चेंज ना हो रही हो, राइट। अब इस दफ़ा क्लस्टर असाइनमेंट भी सेम आई है, पहले भी पहले 2 को मिले थे और अगले सारे उसको मिले, तो सेम आ गए, यहाँ पे आपने रुक जाना है। फाइनल क्लस्टर्स ये हैं आपके क्लस्टर 1 में, फिर आपने बता देना है एक डायग्राम के थ्रू, क्लस्टर 1 में ये पॉइंट्स है, क्लस्टर 2 में ये पॉइंट्स। उसके बाद आपने एरर्स निकालने होते हैं, इसमें 2 टाइप्स होती हैं एरर्स की, और फार्मूला ये है, तो इसको यूज़ करके आप एरर्स निकाल सकते हैं। ये आई थिंक सिलेबस में शायद, नॉट श्योर, शायद WCSS है बट दूसरा नहीं है आई थिंक। एल्बम मेथड क्या होता है, आपने वैल्यू के की चूज़ करनी होती है, जो आपका एरर निकलता है वो आप के साथ प्लॉट करते हैं, और ये आपको बताता है कि बेस्ट हमारा के मतलब नंबर ऑफ क्लस्टर्स आपके कितने होने चाहिए। के मीन्स और के मीडियोइड लिमिट। के मीन्स में क्या आपका आउटलायर से सेंसिटिव होती है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है कि अगर आउटलायर आता है तो वहाँ पे के मीन्स जो है वो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं देता, तो फिर इसलिए हम के मीडियोइड को यूज़ करते हैं। यहाँ पे के मीडियोइड की भी जिस तरह हमने के मीन्स किया, के मीडियोइड की एग्जांपल है, और कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और हमने यहाँ पे मैनहट्टन डिस्टेंस यूज़ करना है। तो स्टेप 1 हमने क्या करना है, हमने असाइन कर दिए मैनहट्टन डिस्टेंस यूज़ करके, सेम जिस तरह हमने उसमें किया, क्लस्टर्स को असाइन कर दिए, फिर हमने एरर कंप्यूट किया, और उसके बाद हमने अगर कोई वहाँ पे असाइनमेंट चेंज हो रही हो तो वो कर देनी है, जिस तरह हमने उसमें केमीज़ में किया था। एक चीज़ है यहाँ पे मीडियोइड के अंदर आप डिफरेंट स्वॉप्स ट्राई करते हैं पॉइंट्स के, और चेक करते हैं कि आपका एरर कम हो रहा है कि नहीं। अगर आपका एरर इंक्रीज़ हो रहा है तो वो बैड स्वॉप होगा, आप उसको रिजेक्ट कर दोगे। इस तरह आप डिफरेंट स्वॉप्स ट्राई करते हो, अगर तो आपका इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है एरर में, तो ये फाइनल आपके मिडवर्ड्स निकाल जाते हैं। तो मिडवर्ड्स क्या होते हैं आपके, जो हम एक्चुअल डाटा पॉइंट्स हैं उनको सेंटर लेते हैं, राइट। के मीन्स और के मिडवर्ड में क्या डिफरेंस है, के मीन्स में आप एवरेज पॉइंट्स लेते हो सेंटर, और के मिडवर्ड में आप इनको ही सेंट्रोइड कंसिडर करते हो। तो अपने सारों में से देखना है कि आपका बेस्ट सेंट्रोइड कौन सा हो सकता है, तो उसमें आपने क्लस्टर 1 और क्लस्टर 2 असाइन करके आपने एरर कंप्यूट करना है, और फिर आपने स्वैप करना है मिडवर्ड्स, डिफरेंट मिडवर्ड्स ट्राई करने हैं। 8 की जगह 7, पहले हमने वो 8 को यूज़ किया था एज अ सेंट्रोइड, फिर हम 7 को यूज़ करके एरर कंप्यूट करके चेक करेंगे कि वो अच्छा स्वैप है या बैड स्वैप है। आई थिंक ये मीन्स का सवाल आ सकता है पेपर में, लेकिन यूकोमीडिएट भी आपको आना चाहिए, यूजली के मीन्स का ही आता है। ओके, उसके बाद हमारे पास है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ओके, इसमें सबसे पहला जो रूल होता है वो होता है मीन, यहाँ आपको ये तो आपको पता होना चाहिए, इसमें सिंपल पहले इनपुट्स होती हैं, फिर वेट सब उसके साथ मल्टीप्लाई होता है, और फिर आपका साइक्मोइड फंक्शन अप्लाई होता है, कोई और डिफरेंट फंक्शन, जिसके बाद आपके पास आउटपुट आती है। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट रूल्स लगे हैं लॉजिक गेट्स के थ्रू, कि मतलब एंड लॉजिक गेट और आपकी एक्सपेक्टेड आउटपुट भी वही आनी चाहिए जो आपकी एक्चुअल आउटपुट है। ये हम आगे देखेंगे जब प्रेसिप्टॉन ट्रेनिंग रूल अप्लाई करेंगे, तो ये इसका फॉर्मूला है, और ये जो एन है लर्निंग रेट होता है। यहाँ पे हम एक वर्क एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, फिर हमें समझ आ जाएगी। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस, चलिए इस एग्जाम्पल को करते हैं, यहाँ से समझ आ जाएगी। आपके पास एक्चुअल आउटपुट गिवन है, अपने टारगेट आउटपुट गिवन है, अपने एक्चुअल आउटपुट निकालनी है। वो कैसे निकलेगी,
वो आपने जो फार्मूला जो ऊपर मैंने दिया था उसमें आपने वेट्स को इनपुट के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और लर्निंग रेट भी साथ आपने ऐड करना है। उसके बाद आपके पास आती है आउटपुट। अगर तो इसके एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे 2.9 आया है तो इसको हम 1 कैसे लिख दिया, ये मैं आपको रूल बता देता हूँ। इसका रूल बेसिक ये होता है कि अगर हमारे पास ज़ीरो से छोटा नेगेटिव ज़ीरो या ज़ीरो से छोटी वैल्यू आती है तो हम उसको -1 लिखते हैं। अगर नेट सम ज़ीरो से बड़ा होता है तो हम उसको 1 लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे फॉलो किया और ये वाला फार्मूला जो हमने यूज़ किया, ठीक है। तो यहाँ पे अब जब वैल्यू आई ज़ीरो से बड़ी तो हमने 1 लिख दिया, ये भी 1 लिख दिया। इस ये जीरो से छोटी है तो इसको नेगेटिव लिखते हैं। अब हमारे पास एक्चुअल आउटपुट और का टारगेट आउटपुट यहाँ पे डिफरेंट आ रही है। जब डिफरेंट आती है तो हम कहते हैं कि हमारा जो रूल है वो गलत है और हमें वेट्स को अपडेट करने की ज़रूरत है। हमने वेट्स को अपडेट किया एंड दोबारा से हमने फार्मूला अप्लाई किया। 0.5 किया हमारा, 0.5 हमारा लर्निंग रेट है, ये हमारे वेट्स हैं और वेट को हमने किससे अप्लाई कर, इनपुट से मल्टीप्लाई करना होता है। हमारी x1 इनपुट है, x2 इनपुट है। तो देखो यहाँ पे हमने लर्निंग रेट प्लस मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय द इनपुट, राइट। तो इस तरह करके आपके पास न्यू वेट्स आएंगी जो अपने वेट को अपडेट करना है, जैसे डेल्टा डब्ल्यू आएगा। फिर दोबारा से आपने अपडेटेड वेट के साथ टेस्ट करना है। जब आपकी अपडेटेड वेट आई आपने आउटपुट निकाली नेट। हाँ, ये चीज़ लर्निंग रेट टारगेट माइनस आउटपुट इनटू एक्स आई। तो ये आपने एक्स आई में क्या पुट करना है जो जिस आप रो में करंटली हैं। तो इसके स्टेप्स दोबारा से क्लियर कर दूँ। पहले हमने क्या किया, W0 के लिए निकाला टारगेट माइनस आउटपुट इनटू द इनपुट, तो ये आ गया। W1 के लिए निकाला, W2 के लिए निकाला, और ये किस तब की कब के लिए, जब हमारी इनपुट्स थी 1 1, ठीक है। तो अब हमने ये तीनों वेट्स निकले, इन तीनों वेट्स को ऐड करके नेट निकाल लेना, ठीक है, और वो हमारा 1 आ रहा है, तो ठीक है। इसी तरह हम ये प्रोसेस जो है, ये जो दो काम हमने किए, ये हम अब इनपुट को चेंज कर देंगे। अब हम इनपुट 1 1 की जगह 1 -1 कर देंगे, तो हमारा ये आउटपुट आएगी। इसी तरह फिर हम इसी स्टेप्स को दोबारा करेंगे फॉर दीज इनपुट्स। तो इस तरह करके आपने चेक करते जाना। अब पहले हमारी ये वाली गलत आ रही थी, अब हमारी ये गलत आ रही है, तो हमें दोबारा से वेट अपडेट करने की ज़रूरत है। अब हम वेट अपडेट किस तरह करते हैं, उसकी भी एक रूल होता है कि अगर आपकी आउटपुट 2 लो है टारगेट से तो आपने वेट्स को इंक्रीज़ करना है। अगर आपकी आउटपुट 2 हाई है तो आपने वेट्स को डिक्रीज़ करना है, ठीक है। ये फार्मूला आपने याद कर लेना, डेल्टा वेट को चेंज करने वाला। और उसके बाद इस तरह करके आपने इनपुट्स, डिफरेंट इनपुट्स के साथ तीनों वेट्स को कैलकुलेट करना है और आपने चेक करना है कि वो आउटपुट और टारगेट सेम आ रहा है कि नहीं। हमने इंटाइट्रेट करते जाना जब तक में बेस्ट हमारे, जब करेक्ट आउटपुट ना मिले तब तक, ठीक है। ये सिंपल आपका परसेप्ट्रॉन ट्रेनिंग रूल है और इस तरह आपने इसको अप्लाई करना है। एग्जांपल में समझा जाएगी आपको कैसे हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए टारगेट में आउटपुट और डिफरेंट इनपुट्स के साथ हमने ये जो 1 -1 आ रहा है, ये क्या है, ये हमारी इनपुट्स हैं, ठीक है। या उसके बाद लीनियर सेपरेबिलिटी, बेसिकली हमारा जो एंड और है ना, वो तो हम आसानी से इसके थ्रू कर सकते हैं परसेप्ट्रॉन ट्रेनिंग रूल। लेकिन जो सॉर है उसमें आपके आउटपुट्स इतनी डिफरेंट आती हैं, इतनी कि वो आपका परसेप्ट्रॉन रूल फेल हो जाएगा। उसके लिए आपको मल्टी लेयर नेटवर्क चाहिए होगा, वो हम आगे देखेंगे कि वो कैसे काम करता है, ठीक है। अब अगर बस डेल्टा रूल आ गया और ग्रेडियंट डिसेंट आ गया। डेल्टा रूल बेसिकली इसमें डिफरेंशिएट मैं आपको कर दूं। डेल्टा रूल आपका एक मैथमेटिकल फार्मूला है जो आपका इम्प्लीमेंट होता है ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि जब आपका नॉन लीनियर सेपरेबल डाटा होगा वहाँ पे आप ग्रेडियंट डिसेंट को यूज़ करेंगे, जो एक फार्मूला है वो डेल्टा रूल को यूज़ करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फार्मूला है ये आपका एरर फंक्शन का, और कुछ और फार्मूलेज हैं। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी हुई है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। मैंने बेसिक डिफरेंस बता दिया है कि वो ग्रेडियंट डिसेंट में डेल्टा रूल वाला फार्मूला मैथमेटिकल फार्मूला यूज़ होता है। जैसे अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल छोटी सी दी हुई है कैसे हमने आउटपुट कैलकुलेट करनी है, एरर कैसे कैलकुलेट करना है, और वेट चेंज के लिए वही फार्मूला जो हमने पहले पढ़ा था। और जो हमने वेट चेंज निकाला है वो असल में डेल्टा डब्ल्यू है बेसिकली। तो जो अपडेटेड वेट है वो हमारा डेल्टा डब्ल्यू को ऐड करके निकलेगा। ओरिजिनल वेट बेसिकली यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं
वो हम निकालते हैं डेल्टा डब्ल्यू, राइट। शुरू में हमारे पास ओरिजिनल वेट गिवन है, तो ओरिजिनल वेट जब हमने निकालना है ना, फाइनल वेट जब हमने निकालना है, तो जो हमने टारगेट माइनस आउटपुट करके फाइनल हमारा जो बेस्ट वेट्स आई है, डेल्टा वेट आई है, वो सिर्फ डेल्टा डब्ल्यू है, उसको आपने ओरिजिनल डब्ल्यू आई के अंदर ऐड भी करना है। तो डब्ल्यू आई के अंदर जो आपका फाइनल इतनी ज़्यादा आइट्रेशन निकालने के बाद आपका डेल्टा डब्ल्यू आया, उसको अपने डब्ल्यू में ऐड करके फिर फाइनल वेट आपने बताना है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यप, तो इस तरह आपका अब आपके पास ग्रेडियंट डिसेंट में जैसे ये जो आपको मैं बता दी कि कैसे आपने वेट अपडेट करना है। उसके बाद आपने एरर फंक्शन पुट करके एरर भी निकालना है कि कितना एरर आ रहा है, और उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। अच्छा, आगे हमारे पास ग्रेडियंट डिसेंट की टाइप्स हैं, स्टोकास्टिक होता है और दूसरा कौन सा था, आरपीसी, यस। हम इन सारों को कंपेयर कर लेते हैं। कितने हैं आपके पास, एक आपके पास सिंपल हमारा परसेप्ट्रॉन ट्रेनिंग रूल है, फिर हमारे पास स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है, उसके बाद बैच ग्रेडियंट डिसेंट है। तो हम इन सारों को अभी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल के ऊपर हम ये सारों की वन इपोक लगाते हैं, ठीक है। वन इपोक का मतलब है एक आइट्रेशन। तो अब डाटा सेटअप आपके पास ये है, इनपुट ये टारगेट आपका 1 है, और उसके बाद डाटा सेट 2 में x1 x2 ये है, टारगेट आपका 2 है। तो हमने 2 रोज को ही कर रहे हैं, ठीक है। इनिशियल वेट्स आपके पास गिवन है, 22 आपका 0 है, और लर्निंग रेट आपका 0.5 है। तो सबसे पहले हम इस पर लगाते हैं परसेप्ट्रॉन ट्रेनिंग रूल। ओके, परसेप्ट्रॉन ट्रेनिंग रूल हम लगाएंगे तो हमारे पास नेट क्या आया, 0 आया, और एरर आप टारगेट पर आउटपुट करके नो एरर आ गया। तो वेट्स आपके चेंज ही नहीं हुए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास प्रोसेस उसके बाद आपने क्या किया, सेम ही प्रोसेस आपने दूसरे इनपुट के ऊपर भी किया। यहाँ पे आपके पास एरर आया और आपने फिर वेट्स को अपडेट किया और न्यू वेट्स आई हैं, ठीक है। ये पहली इटरेशन है, इसको दोबारा भी रिपीट करेंगे, लेकिन हम सिर्फ पहली इटरेशन कर रहे हैं ताकि हमें डिफरेंस पता चल जाए सारों के अंदर। नेक्स्ट आपके पास है स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला अलग है जो हमने पढ़ा था ऊपर। आपने पहले नेट वो निकाल लेनी है, आउटपुट एरर निकाल लेना है, वेट्स अपडेट कर लेनी है, ठीक है। जब आप वेट अपडेट करते हैं तो न्यू वेट्स आप इमीडिएटली अप्लाई कर देते हैं, ये बात आप याद रखेंगे स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में, ठीक है। फिर आप सेम प्रोसेस करेंगे दूसरे इनपुट के लिए और न्यू वेट्स आप अप्लाई कर देंगे। लेकिन अब आ जाओ बैच ग्रेडियंट डिसेंट के ऊपर। यहाँ पे आपने जब न्यू वेट्स अप्लाई कर ली ना, न्यू वेट्स निकाल ली, आउटपुट भी निकाल लिया, एरर भी निकाल लिया, न्यू वेट्स निकाल ली, इनको अपने अपडेट नहीं करना वेट्स को। अभी आपने सेम प्रोसेस करके अगली इटरेशन में भी उन्हीं पुरानी वेट्स को यूज़ करना है, और लास्ट में जब आपकी ख़त्म हो जाए, अपनी एंड एपोक ख़त्म हो जाए, फिर फाइनल अपडेट करनी है। तो इसमें फ़र्क कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे जब हमने पहली इनपुट के लिए किया तो हमारे वेट्स अपडेट हो गए, जब हम दूसरी इनपुट के लिए कर रहे थे तो हमने वही न्यू वेट्स यूज़ किए थे, ठीक है। लेकिन बैच ग्रेडियंट डिसेंट में क्या हो रहा है, हमने वेट्स तो निकाल लिए नए, लेकिन जब हम अगले इनपुट के लिए कर रहे हैं तो हम वही वाले इनिशियल वेट्स यूज़ कर रहे हैं, और आखिर में जब जितनी भी हमारे पास इनपुट्स गिवन होंगी टेबल के अंदर, सारी रोज़ को हम कंप्यूट करके लास्ट में हम उसको बैच अपडेट करते हैं इपॉक के एंड के अंदर, ठीक है। ये डिफरेंस है बैच और स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर। या जब एक पूरी वर्क एग्जाम्पल करेंगे फिर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। वैसे मेन चीज़ यही थी इसकी, ठीक है। उसके बाद मल्टी परसेप्ट्रॉन, इसमें आपके पास एक और लेयर ऐड हो जाती है। तो ये जोर के लिए मतलब डिफरेंट जो कॉम्प्लेक्स गेट होते हैं उनकी आउटपुट आप परसेप्ट्रॉन रूल से नहीं निकाल पा रहे, वहाँ पे आपकी ये यूज़ होती है। तो आपकी डिफरेंट आउटपुट्स आती हैं, उनको कंबाइन करके आप फाइनल जोर वाली आउटपुट निकालते हो। इसमें आपके पास पहला फंक्शन है सिग्मोइड फंक्शन, एआई के अंदर। हाँ, वैसे और भी फंक्शन यूज़ करते हैं लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ सिग्मोइड को ही देखते हैं एआई में। तो ये इसका फंक्शन है, इसको मेमोराइज़ कर लें, ये आगे हम अभी इस्तेमाल करेंगे एग्जाम्पल के अंदर। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सिग्मोइड की, वो भी मेमोराइज़ करने वाली चीज़ें हैं। वेरिएंट्स हैं इसके डिफरेंट, वो फार्मूला डिफरेंट हो जाता है कुछ, लेकिन बेसिक आई थिंक हमारा सिग्मोइड सिंपल वाला ही आएगा, स्टैंडर्ड वाला। ओके, इसके बाद बैक प्रोपगेशन है और एरर फंक्शन है। ये चीज़ें जो है ना, ये मैं एक एग्जांपल करवाने लगा, उसमें सारा फॉरवर्ड पास और बैक प्रोपगेशन और एरर कंप्यूटेशन वो सारी हो जाएगी, ठीक है।
तो वो मैं आपको एक एग्जांपल करवा देता हूँ जिससे आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि किस तरह कैलकुलेट करना है. लेट मी फाइंड दैट एग्जांपल. यस, ये वाली. यहाँ पे आपके पास नेटवर्क गिवन है, इनपुट्स गिवन है, वेट्स गिवन है, और आपके पास बायस गिवन है, सिग्मॉइड फंक्शन गिवन है, टारगेट और लर्निंग रेट गिवन है. ठीक है, आपने परफॉर्म करना है फॉरवर्ड पास, आपने अपडेट करना है W1 W13 और 1 को, और उसके बाद आपने, हाँ बस यही चीज़ है. ठीक है, पहले फॉरवर्ड पास करेंगे हिडन लेयर का, मतलब इस लेयर का. तो नेट H1 हम जब निकालेंगे तो X1 और उसमें जो भी हमारे पास नेट H1 में हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं, X1 भी इन्वॉल्व है, X2 भी इन्वॉल्व है, तो उन दोनों को हम यूज़ करेंगे. अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे X3 होता और वो H1 के अंदर ना होता तो वो हम इन्वॉल्व ना करते H1 की कैलकुलेशन में. X1 इंटू वेट 1, X2 इंटू वेट 2 1, क्योंकि इसका वेट है, उसको हमने 22 के साथ फिर ऐड कर देना है 22 को, H1 के 22 को. तो इस तरह हमने नेट इनपुट निकाली H1 की. उसके बाद हमने H1 की आउटपुट निकालनी है, वो हमारा सिग्मॉइड फंक्शन निकाल के देगा. इसी तरह सेम स्टेप हमने H2 के लिए करना है, और वो हमारी उसकी आउटपुट आ गई है, फॉरवर्ड पास आ गया हमारा हिडन लेयर का. जब फिर हिडन लेयर का फॉरवर्ड पास हो जाएगा फिर हम आउटपुट लेयर का फॉरवर्ड पास करेंगे. आउटपुट लेयर में कौन कौन से हमारे इनपुट्स इन्वॉल्व है, अब ये हमारी इनपुट्स बन गई H1 और H2. सेम प्रोसेस जो हमने H1 H2 के साथ किया था वो O3 के साथ होगा, लेकिन अब O3 हमारी आउटपुट बन गई और H1 H2 हमारी इनपुट बन गई. पहले हमारी X1 X2 इनपुट थी और H1 H2 आउटपुट थी. तो सेम स्टेप्स हमने किए, अप्लाई किया वेट और उसको मल्टीप्लाई किया और 22 के साथ ऐड कर दिया. तो हमारे पास फाइनल हमारे पास आउटपुट लेयर का फॉरवर्ड पास आ गया. इनपुट निकाली, फिर उसको हमने सिग्मॉइड के थ्रू आउटपुट निकाली. ठीक है, अब हमारा आउटपुट क्या है 0.813, टारगेट क्या था 0.5. अब हमने इसका एरर निकालना है. वेट, एरर ग्रेडियंट. ठीक है, आउटपुट में ये फार्मूला आपने याद करना है एरर निकालने का. आउटपुट टारगेट से और उसको आउटपुट को मल्टीप्लाई करके 1 माइनस आउटपुट कर देना है. तो ये आपका एरर आ गया. ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है, उसको वेट्स को अपडेट करना है क्योंकि हमारे पास एरर आ रहा है. तो वेट कैसे अपडेट होंगी, हाँ उसके लिए पहले आपको ये फार्मूला जो है, ये सारे फार्मूले ऊपर गिवन है, तो इस फार्मूले के थ्रू आपने ग्रेडियंट निकालना है W13 का, और अपडेट करने के लिए उस ग्रेडियंट से लर्निंग रेट को मल्टीप्लाई कर देना है और माइनस करना है. ये माइनस करना है हमारा ओरिजिनल वेट से, ओरिजिनल वेट माइनस दैट ग्रेडियंट इनटू द लर्निंग रेट. तो इससे आपके पास अपडेटेड वेट आ जाएगी. तो ये फार्मूला याद कर लेना. ठीक है, इससे आपका वेट अपडेट हो जाएगा. सेम आपने अपडेट करना है 1 1 को. एरर ग्रेडियंट इसका भी निकाला आपने, और उसके बाद उसको जिस तरह जो पिछला फार्मूला था सेम वैसे ही आपने ऐड कर उसमें से माइनस कर दिया ग्रेडियंट को. ठीक है, वही चीज़ है जो हमने ऊपर की है. पहले हमने एरर ग्रेडियंट निकाला 3.474, और उसके बाद एरर ग्रेडियंट को हमने आउटपुट के साथ मल्टीप्लाई किया. फिर वो वाला जो आंसर आया आपके पास, ग्रेडियंट आया है, लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई करके उसको हमने वेट से माइनस कर देना. ये न्यू वेट आ जाएगी. सेम स्टेप्स यहाँ पे भी करने. ठीक है, तो ये ओवरऑल आपने याद कर लेना. फॉरवर्ड पास अप्लाई करना होता है हिडन लेयर के लिए, फिर फॉरवर्ड पास अप्लाई करना होता है आउटपुट लेयर के लिए, फिर एरर ग्रेडियंट निकाल के उसको वेट से माइनस कर देते हैं. तो यहाँ पे ओल्ड वैल्यू थी, न्यू वैल्यू क्या आई, ग्रेडियंट से ये हमारे पास अपडेटेड वेट्स आ गई. ठीक है, तो बेसिक यही है हमारे पास. ओवरऑल आपके कुछ फार्मूलाज हैं. मेन आपको मैंने डिफरेंस बता दिया. अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं साथ ही इसके कुछ क्वेश्चन सोल्यूशन के साथ अपलोड कर दूँगा, जिससे आपको समझ आ जाएगी कि कैसे हमने हर क्वेश्चन करना है. कोई मल्टी परसेप्ट्रॉन का हो गया, या सिंपल ग्रेडियंट डिसेंट और सिंपल परसेप्ट्रॉन ट्रेनिंग रूल. तो ये चीज़ें थी. आई नो मैंने इतनी डेप्थ में उसको कवर नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था, बट आप अगर नोट्स को पहले खुद से पढ़ लें साथ साथ तो आपको आई एम श्योर समझ आ जाएगी. बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, यू कैन कॉन्टैक्ट मी. मैं आपको उसको कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके डिटेल में एक्सप्लेन करूँ. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम टुमारो. अल्लाह हाफ़िज़.